ये दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर बना किस चीज से है? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान सदियों से पूछता आया है। और आज की तारीख में हमारे पास इसका जो सबसे अच्छा जवाब है वो एक थ्योरी में छिपा है। नाम है द स्टैंडर्ड मॉडल। और देखिए, ये कोई मामूली थ्योरी नहीं है। इसे किसी भी पैमाने पर देख लें, ये विज्ञान के इतिहास की सबसे सफल थ्योरी मानी जाती है। मतलब इसने अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स में जो भविष्यवाणियां की हैं, और वो भी इतनी सटीकता के साथ, वैसा आज तक विज्ञान में कभी देखा नहीं गया। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त, इतनी कामयाब थियरी का नाम इतना बोरिंग क्यों है? द स्टैंडर्ड मॉडल। मतलब कुछ और नहीं मिला? सच में नाम में वो बात तो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, आज हम इसी स्टैंडर्ड मॉडल को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि इसके हिसाब से पदार्थ किन कणों से बना है, कौन सी ताकतें इस ब्रह्मांड को चला रही हैं, चीजों में वजन यानी मास कहाँ से आता है, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस शानदार थियरी में क्या-क्या कमियां हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत क्यों है। ये हमारे पास मौजूद सबसे बेहतरीन थियरी है। लेकिन इसमें गोता लगाने से पहले दो बड़ी बातें हैं जिन्हें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि इस मॉडल में ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हम बहुत ही छोटे सब एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती है कि उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। और दूसरी जरूरी बात, ये थ्योरी असल में कणों यानी पार्टिकल्स की नहीं बल्कि फील्ड्स की है। इसे ऐसे समझिए कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के अदृश्य समुद्रों से भरा हुआ है, और जिन्हें हम कण कहते हैं वो असल में इन समुद्रों में उठने वाली छोटी छोटी लहरें हैं। तो चलिए, अब बात करते हैं पदार्थ बनाने वाले कणों की। ये वो बुनियादी चीजें हैं, वो ईंटें हैं जिनसे असल में सब कुछ बना है। ये कुर्सी, ये हवा, ये तारे, सब कुछ। देखिए, पार्टिकल फिजिक्स में सभी कणों को दो बड़े ग्रुप में बांटा जाता है। एक होते हैं फर्मियॉन यानी पदार्थ के कण, और दूसरे होते हैं बोसॉन यानी बल या फोर्स के कण। फर्मियॉन को आप लेगो की ईंटों की तरह समझ सकते हैं। दो ईंटें एक ही जगह पर एक साथ नहीं रह सकती है ना। इसी वजह से फर्मियॉन मिलकर ठोस चीजें बनाते हैं। दूसरी तरफ है बोसॉन, जो रोशनी की किरणों जैसे हैं। आप जितनी चाहें उतनी किरणें एक ही जगह पर इकट्ठा कर सकते हैं, और ये बलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? हमारे आसपास की हर चीज जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब सिर्फ 3 बुनियादी कणों से बनी है। सिर्फ 3। 2 तरह के क्वार्क होते हैं, अप और डाउन क्वार्क। ये मिलकर बनाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। बस बन गया एटम, और इन्हीं एटम से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। लेकिन इस परिवार में एक चौथा, बड़ा ही अजीब सदस्य भी है, न्यूट्रिनो। इसे ब्रह्मांड का भूत कहना गलत नहीं होगा। जरा सोचिए, इसी पल खरबों न्यूट्रिनो हम सबके शरीर के आर पार निकल रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। ये किसी भी चीज से कोई रिएक्शन ही नहीं करते। इनमें से ज्यादातर तो सीधे सूरज से आते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे हैं जो बिग बैंग के वक्त से ही पूरे ब्रह्मांड में बस घूम रहे हैं। तो ठीक है, हमारे पास ये 4 कण हो गए जिनसे हमारी दुनिया बनी है। लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी अजीब होने लगती है। एक ऐसा गहरा राज सामने आता है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। आखिर कुदरत ने हर चीज की 2 और भारी और अस्थिर कॉपीज क्यों बनाई? देखिए, पदार्थ के असल में 3 पीढ़ियां या जेनरेशन्स हैं। हर जेनरेशन में कणों का सेट बिल्कुल वही है। बस फर्क इतना है कि वो पहले वाले से कई ज्यादा भारी और बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं। मतलब वो बनते ही टूट जाते हैं। हम और हमारे आसपास जो कुछ भी है वो सब पहली, सबसे हल्की और स्थिर जेनरेशन से बना है। बाकी की 2 जेनरेशन्स हमें सिर्फ लैब में बहुत ज्यादा एनर्जी वाले एक्सपेरिमेंट्स में बस एक पल के लिए ही नजर आती हैं। चलिए, अब पार्टिकल फैमिली के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रकृति की ताकतें। ये वो कॉस्मिक गोंद है जो ब्रह्मांड को दिलचस्प बनाता है। अगर ये ताकतें ना होती तो ब्रह्मांड में सिर्फ उबाऊ कणों का एक बेजान सूप होता, और कुछ नहीं। तो इस मॉडल में 3 बुनियादी ताकतें हैं। पहली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसका वाहक है फोटॉन। ये रोशनी, बिजली और केमिस्ट्री के पीछे की ताकत है। फिर आता है स्ट्रॉन्ग फोर्स, जिसका वाहक है ग्लूऑन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये क्वार्क्स को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर कसकर बांधे रखता है। और तीसरी है वीक फोर्स, जिसे W और Z बोसॉन चलाते हैं।
ये रेडियो एक्टिव क्षय और सूरज में होने वाले रिएक्शन के लिए जिम्मेदार है। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसकी एक बड़ी ही अजीब आदत है। इसे एक रबर बैंड की तरह सोचिए। आप दो क्वार्क्स को एक दूसरे से जितना दूर खींचने की कोशिश करेंगे, उन्हें साथ रखने वाली ये ताकत उतनी ही मजबूत होती जाएगी। और यही वजह है कि हम कभी भी एक अकेले क्वार्क को आजाद नहीं देख पाते। वो हमेशा हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर कैद रहते हैं। और फिर है वीक फोर्स। नाम पर मत जाइए, ये बहुत ही जरूरी है। इसकी एक अनोखी काबिलियत है। ये क्वार्क्स को अपनी पहचान बदलने की इजाजत देता है। जैसे ये एक डाउन क्वार्क को अप क्वार्क में बदल सकता है। इस एक बदलाव से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है। और यही वो प्रक्रिया है जो हमारे सूरज को अरबों सालों से रोशन रखे हुए है। तो ये फोर्स वीक जरूर है, पर कमजोर बिल्कुल। अब हम आते हैं इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे मशहूर टुकड़े पर, वो कण जो चीजों को वजन देता है। ये वो जवाब है जिसने स्टैंडर्ड मॉडल के अपने ही समीकरणों में एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर किया। देखिए, मुश्किल ये थी कि स्टैंडर्ड मॉडल की मैथ्स के हिसाब से किसी भी कण में कोई वजन या मास होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो हर चीज को प्रकाश की रफ्तार से घूमना चाहिए था। तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? चीजों में वजन होता क्यों है? ये टेबल भारी क्यों है? इसका जवाब हिग्स फील्ड में छिपा है। कल्पना कीजिए कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य चिपचिपे शीरे जैसे पदार्थ से भरा हुआ है। यही हिग्स फील्ड है। अब जब कण इस फील्ड से गुजरते हैं तो उन्हें एक तरह की रुकावट या खिंचाव महसूस होता है। यही खिंचाव मास यानी द्रव्यमान है। जो कण इस फील्ड के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं वो ज्यादा भारी होते हैं, और जो कम करते हैं वो हल्के होते हैं। और इसी फील्ड में जब कोई लहर उठती है तो उसे हम हिग्स बोसॉन कहते हैं। इसी कण को आखिरकार 2012 में सर्न की लैब में खोज निकाला गया और इस थ्योरी पर मोहर लग गई। तो ये है स्टैंडर्ड मॉडल की पूरी तस्वीर। पदार्थ के 12 कण, 4 ताकतें और एक हिग्स फील्ड जो इस पूरे खेल को मुमकिन बनाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर कि इस मॉडल में आखिर कमी क्या है। और सच कहूं तो ये एक लगभग परफेक्ट थ्योरी है जो असल में लगभग कुछ भी नहीं समझाती। 95%। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने अभी जिन भी कणों और ताकतों की बात की वो सब मिलकर इस ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। सिर्फ 5%। बाकी 95% क्या है, कहाँ है, कैसा है? स्टैंडर्ड मॉडल इस बारे में बिल्कुल खामोश है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें हमारी जगह दिखा देती है। ब्रह्मांड का बाकी हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। डार्क मैटर वो अनदेखा पदार्थ है जो गैलेक्सीज को बिखरने से रोके हुए है, और डार्क एनर्जी वो रहस्यमयी ताकत है जो ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है। और इनके बारे में हम सच में कुछ नहीं जानते। तो आज भी हमारे सामने कई बड़े सवाल खड़े हैं। ग्रेविटी इस पूरी पहेली में कहाँ फिट होती है? ये डार्क मैटर आखिर है क्या भला? पदार्थ की ये 3 जनरेशन्स क्यों हैं? एक ही काफी नहीं थी? और इन सारे कणों का वजन इतना अजीब और इतना सटीक क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? तो स्टैंडर्ड मॉडल पिछले 400 सालों के विज्ञान की मेहनत का नतीजा है, एक शानदार उपलब्धि। लेकिन ये यकीनन फिजिक्स का आखिरी पड़ाव नहीं है। ये तो बस एक मील का पत्थर है। हम सब मिलकर गैलीलियो की शुरू की हुई उस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक ऐसी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की तलाश में जो इस ब्रह्मांड के हर एक राज से पर्दा उठा सके।